नमस्कार। आज की प्रस्तुति है लर्नर्स ऑटोनॉमी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं कहना चाहूँगा कि पुस्तकों में जो कुछ दिया है वह काफ़ी कुछ भ्रमित करने वाला है, इसलिए मैं इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। और इस वर्ष के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही कि शिक्षार्थी यानी कि जो अधिगम करता है उसकी स्वायत्तता से क्या मतलब। यहाँ हम जो कुछ देंगे एक संक्षेप में मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। इसमें शिक्षार्थी स्वायत्तता से आशय, मीनिंग ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी, इस पर हम बात करेंगे। शिक्षार्थी स्वायत्तता का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या हो, इस पर हम बात करेंगे। और शिक्षार्थी स्वायत्तता व शिक्षा के अंग, लर्नर्स ऑटोनॉमी एंड पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, या आप इसे कह सकते हैं कि शिक्षा के भागों पर लर्नर्स ऑटोनॉमी का प्रभाव, या वो अपने आप को कैसे चेंज करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ एजुकेशन है। जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम उसके साथ में शिक्षार्थी स्वायत्तता को ध्यान में रख करके किस तरह तैयार किया जाएगा। शिक्षक व शिक्षार्थी स्वायत्तता से क्या मतलब है, और शिक्षण विधि किस तरह से इससे प्रभावित होंगी, और साथ साथ विद्यार्थी व जो उसका विद्यालय है उसके संबंधों में कौन से चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो पांचों चीजें हो गई: पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि और विद्यालय। ये विद्यार्थी की स्वायत्तता से, लर्नर्स ऑटोनॉमी से जुड़ करके किस तरह से अपने आप को चेंज करेंगे, उस पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। और अंतिम बात है कि कंक्लूजन, क्या परिणाम रहा इसका, शिक्षार्थी स्वायत्तता आज के परिवेश में कितनी आवश्यक है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले हम विचार करेंगे शिक्षार्थी स्वायत्तता से आशय। असल में आज तक का जो परिवेश रहा है उसमें हम एक अलग तरह से सोचते विचार करें, और इस वजह से हमने अपने यानी कि जो गुरुओं के हिसाब से काफी कुछ सोचा गया, लेकिन विद्यार्थी के हिसाब से विद्यार्थियों को कौन सी स्वतंत्रता मिले, विद्यार्थियों को कौन सी स्वायत्तता मिले। ध्यान रखना है, स्वतंत्रता और स्वायत्तता अलग अलग चीजें हैं। स्वायत्तता के साथ में जो जुड़ा हुआ है वह उसका दायित्व भी जुड़ा हुआ है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता को अधिगमकर्ता के मनन, चिंतन, निर्णयन, कार्य, इच्छा और स्वशक्ति पर विश्वास के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है। इसे अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी लेने की क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। अधिगम करने वाले को अधिगम हेतु स्वायत्त स्थिति प्रदान करना मानवीय दृष्टिकोण से एक वहनीय जिम्मेदारी है। उसे भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह उसके बारे में सारे निर्णय हो रहे हैं और दूसरा करे, ये कहाँ तक उचित है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शिक्षार्थी को भी जिम्मेदार बनाया जाए। जिन्हें हम कहते हैं कि फादर कहते हैं, पिता कहते हैं इस क्षेत्र का, शिक्षार्थी स्वायत्तता के क्षेत्र का, हेनरी हॉलक। उनके अनुसार शिक्षार्थी की स्वायत्तता के बारे में हेनरी हॉलक महोदय का विचार है, ऑटोनॉमी इज द एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ वंस ओन लर्निंग। दोबारा सुन लीजिए, ऑटोनॉमी इज द एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ वंस ओन लर्निंग। मतलब स्वायत्तता अपने स्वयं के सीखने का प्रभार लेने की क्षमता है। आप देखिए, पंक्ति छोटी सी है लेकिन इसमें उन्होंने काफी कुछ कह दिया है कि उसका प्रभार उसी को लेना है। जो वो कर रहा है वह उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, और जब इस तरह की जिम्मेदारी आ जाती है तब फिर बहुत ध्यान से कार्य करना होता है। एक और बहुत बड़े विचारक उस काल के हुए, उनका नाम था लेस्ली डिकिंसन। उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी इज ए सिचुएशन इन विच द लर्नर इज टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस कंसर्न्ड विद हिज लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज डिसीजंस। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर शब्द, और सारी चीजों को एक सीमा में बांधते हुए। इसका आशय क्या हुआ कि स्वायत्तता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिक्षार्थी अपने सीखने और उन निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।
यहाँ पर जो कोटेशन वगैरह सब कुछ मैं यूज कर रहा हूँ, यह आपको लिखा हुआ educationacharya.com पर मिल जाएगा। और आप देखिए कि स्वायत्तता इतना महत्वपूर्ण है और बहुत काल में इस चीज की मांग उठी है। हर समय विद्यार्थी केंद्रित की बात जो उठी वो थोड़ी बहुत उठ करके रह गई, लेकिन अगर उसे पूर्णता प्रदान करनी है, उसे कोई दिशा प्रदान करनी है, तो निश्चित रूप से हमें शिक्षार्थी स्वायत्तता पर विचार करना ही होगा। अभी जो हमने विवेचना की उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से आशय अधिगम के परिक्षेत्र में उसके सीखने व निर्णय हेतु स्वयं जिम्मेदारी लेने से है। यानी कि अब जिम्मेदारी से वो नहीं भाग सकता, उसे स्वायत्तता मिलेगी, उसे लर्निंग के क्षेत्र में स्वायत्तता मिलेगी और वह जैसा चाहे वैसा लर्निंग कर सकता है। आप समझिए, अभी तक जब हम कहते थे कि प्रैग्मेटिज्म में विद्यार्थी किसी तरह से बैठे, वो चाय पीते हुए सीखना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे सीखना चाहिए, ये एक उद्देश्य होना चाहिए, वहां प्रयोजनवादी उद्देश्य था। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि लर्नर्स ऑटोनॉमी वास्तव में उसे दायित्व देने की एक व्यवस्था है। विद्यार्थी स्वयं रेस्पॉन्सिबल बने। आज बहुत से विद्यालयों को कुछ विद्यार्थी पिकनिक स्पॉट समझते हैं, माता पिता के पैसे की बर्बादी के अलावा उन्हें कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब उन्हें स्वायत्तता मिलेगी और इस दायित्व को ओढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही जिम्मेदारी से वो कार्य करेंगे। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता से जो आशय है तो वह यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि मीनिंग ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी से मतलब क्या है। लर्नर्स ऑटोनॉमी से मतलब बहुत स्पष्ट हुआ। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं कि शिक्षार्थी स्वायत्तता का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? लर्नर ऑटोनॉमी क्यों दी जा रही है, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, आज पूरे संसार में इस ओर ध्यान क्यों गया है? कोई तो वजह होगी और इसी वजह से हमने उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश की है। सारे जगह के जो शिक्षाविद हैं वो चाहते हैं कि इन उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो जाए और इस पर जितना विचार किया जाएगा उस तरह से इसके ऊपर से पर्दे उठेंगे और बहुत सारे क्षेत्र निकल करके आएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उद्देश्य रखने का प्रयास किया है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता का उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी जवाबदेही हेतु खुद जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति को बल मिला है। आज सबकी जवाबदेहियां सुनिश्चित हो रही हैं और खुद जिम्मेदार बनकर के उस कार्य को जब वो व्यक्ति कर रहा है तो वो और अच्छा हो रहा है, तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ ढंग से हो रहा है और सभी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। जो मैंने किया उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? शिक्षार्थी को गुण सिखाना ही शिक्षार्थी स्वायत्तता का उद्देश्य है। अब वो भाग नहीं सकता, जिन क्वालिटीज को उसमें होना चाहिए वो क्वालिटीज उसमें मिले। आज की पीढ़ी निसंदेह पूर्व पीढ़ी से अधिक जागरूक है और विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके ज्ञान के परिक्षेत्र को बढ़ा रही है। पहले इस तरह के साधन नहीं थे और तलाशना बड़ा मुश्किल था। एक एक शब्द के लिए डिक्शनरी खोजते हुए डिक्शनरी में न मिलने पर बहुत परेशानी होती थी और आज तमाम सर्च इंजन्स हैं और इन इंजन्स के माध्यम से हम वह सब कुछ तलाश लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता उसे उसके अधिकारों के प्रति सचेष्ट करने का एक उद्देश्य मानती है और ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसे सचेष्ट किया जाए, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो किया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं फिल बेंसन। तो फिल बेंसन महोदय ने कहा कि ऑटोनॉमी इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ लर्नर। दोबारा सुनिए, ऑटोनॉमी इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ लर्नर विद इन एजुकेशनल सिस्टम। सिस्टम में रहकर ही हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तो एजुकेशनल सिस्टम में भी रहना है और उसके अधिकारों को हमें निगल नहीं जाना है, हमें उन पर ध्यान रखना है। इसीलिए ये शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ऑटोनॉमी इज ए रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ लर्नर विद इन एजुकेशनल सिस्टम। मतलब स्वायत्तता शैक्षिक प्रणाली के भीतर शिक्षार्थी के अधिकारों की मान्यता है। हमें उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करना ही होगा और आज के बच्चे को हम बेवकूफ न समझें, वो निश्चित रूप से बहुत
विशिष्ट है और पिछली श्रेणी से पिछली जो हमारी पीढ़ी है उससे कहीं श्रेष्ठ है। ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि आगे जो भी पीढ़ी आएगी वो पिछले से श्रेष्ठ होती चली जाएगी, चाहे सुंदरता की क्वालिटी हो, चाहे ज्ञान के परिक्षेत्र को बढ़ाने की क्वालिटी हो। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा कि पूर्वजों ने हमें कुछ नहीं दिया, पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया और उन्हीं के आधार पर हमारा विकास संभव हो पा रहा है। आज अगर हम लर्नर्स ऑटोनॉमी के बारे में सोचते हैं तो इसमें हमारे पूर्वजों का योगदान है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बहुत काल से वक्त की मांग रही है और आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब गुरुजी ऊपर चबूतरे बैठते थे और विद्यार्थी नीचे बैठकर अध्ययन करता था। आज गुरुजी खड़े होकर के पढ़ाते हैं, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठता है। यानी उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिससे कि अधिगम किसी तरह से प्रभावी हो जाए और वो ज्यादा सशक्त हो जाए। और यह भी तो एक प्रयास ही है इस क्षेत्र का कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझे और अधिगम प्रभावी हो जाए। तो इसका जो आशय हुआ, जो हिंदी मीनिंग हुआ, वह एक बार पुनः समझे कि स्वायत्तता शैक्षिक प्रणाली के भीतर शिक्षार्थी के अधिकारों की मान्यता है। शिक्षार्थी स्वायत्तता का उद्देश्य शिक्षार्थी को प्रभावी निर्णय क्षमता की दक्षता प्रदान कर उसके परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करने योग्य बनाती है। पहले तो उसे प्रभावी निर्णय की क्षमता प्रदान करती है और उसके बाद उसे इस योग्य बनाती है कि अब वह उसके स्वीकार कर ले कि ये दायित्व भी उसके हैं। अब ये जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को हम शॉर्ट में क्रम देने का प्रयास करते हैं और कुछ बिंदुओं के तहत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लगभग 8 बिंदु। पहला बिंदु, स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता का विकास, यानी कि डेवलप द एबिलिटी टू मेक ऑटोनॉमस डिसीजंस। वो ऑटोनॉमस डिसीजन ले पाए, अपने आप निर्णय कर पाए। कितनी अच्छी बात होगी कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अब हमारी ओर न देखें और अपने आप अपने निर्णय करें। जब वो अपने आप अपने निर्णय करेंगे तो उनके पास एक लेवल होगा, एक स्तर होगा और उस स्तर को प्राप्त करने का प्रयास हर विद्यार्थी करेगा तो निश्चित रूप से जो अधिगम का स्तर है वो ऊंचा उठ जाएगा। जो परिक्षेत्र है, जो ज्ञान का आकाश है, वो शीघ्र ही हमारी मुट्ठी में होगा। दूसरी बात, सहयोग की भावना का विकास, डेवलप ए स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें अकेले करना संभव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे का सहयोग लेना सीखेंगे। अगर विद्यार्थी सहयोग लेना सीखेंगे तो ये भी तो आज के अध्यापक के सपने के सच होने जैसा है कि विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से प्रगति करें, सीखें, जानें और अपने ज्ञानाकाश को बढ़ाएं। तीसरी बात, स्व मूल्यांकन व स्व प्रबंधन। देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात हैं। एक तो खुद का एवेल्यूशन यानी सेल्फ इवेल्यूशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। खुद का मूल्यांकन करें। खुद का मूल्यांकन करने से ऐसा होता है कि कोई बुरा नहीं बनता और हम खुद अपने आप जब मूल्यांकन करने लगते हैं तो हमारी कमियों का निवारण होने लगता है और फिर हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि हमें कुछ अचीव करना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें बताना है कि हमें ये लेना है और उसके बाद उसका जो परिणाम होगा उससे भी लोग कहेंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है और मैं तो कह रहा हूं कि ये बदलाव इस तरह का है जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये शीघ्र होना चाहिए। इसकी स्थिति बहुत धीमी है, इसकी गति बहुत धीमी है। तो स्व मूल्यांकन व स्व प्रबंधन ये एक इस शिक्षा का उद्देश्य होगा, लर्नर्स ऑटोनॉमी का। और अगली बात, शिक्षार्थी की संप्रभुता को महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर सॉवरेंटी। हमने वो जमाना देखा है जबकि विद्यार्थी के लिए कहा जाता था कि तेरे खानदान में किसी ने अंग्रेजी पढ़ी, ये गलत बात। इस तरह के शब्द कम से कम विद्यार्थी से नहीं लेने चाहिए और उसके खानदान तक पहुंच जाने ये तो कैसे भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब इसमें क्या होगा, जब शिक्षार्थी स्वायत्तता की बात होगी तो उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया जाएगा। फिर कोई ताकत नहीं होगी जो विद्यार्थी को हेय समझे, छोटा समझे। यहां हमारे दर्शन में बहुत पहले कहा गया कि पुरुष मतलब सारे चैतन्य पदार्थ इस तरह के हैं जिनके प्रति हमारा भाव आदर का होना चाहिए, वह हमारे समकक्ष हैं और जड़ भी एक स्तर पर आकर के चेतनता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब लर्नर्स ऑटोनॉमी होगी तो उसकी संप्रभुता को भी स्वीकार किया जाएगा। यह भी एक लर्नर्स ऑटोनॉमी का उद्देश्य है। अगली बात, व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकारोक्ति। अब चूंकि क्लास में जो अध्यापक है वो समझ रहा है कि किसका स्तर क्या है, किसकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है,
कौन कितने कार्य कर सकता है, उसी के हिसाब से कार्य विभाजन भी करेगा, कार्य भी देगा, और उसके साथ उनकी ग्रोथ का भी ध्यान में रखेगा, और यह भी ध्यान में रखेगा कि सारे के सारे उद्देश्य प्राप्त हों जो अब तक निर्धारित किए गए हैं और जब निर्धारित होंगे। तो ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र ज्ञानाकाश बढ़ेगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी, निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, और व्यक्तिगत भिन्नता को हम स्वीकार करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये नहीं कि हर कोई कमी कम होगा, किसी में कुछ ऐसी विशेषता हो सकती है जो कि पूरी क्लास में ना हो, उसको पहचाना जाए, उस आधार पर लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह क्वालिटी है। अब क्वालिटी हमारी समझ में नहीं आ रही तो वो पागल कैसे हो गया? तो शिक्षार्थी की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको स्वीकारोक्ति मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और जब ये मिलेगा तो हर एक विद्यार्थी प्रगति करेगा, फिर ऐसा नहीं कि कोई बहुत डल रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मविश्वास वृद्धि। अब जब सब कुछ विद्यार्थी को ही करना है तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ही, क्योंकि अब उसे पता है कि कोई नहीं बताएगा, माता पिता या अध्यापक नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, कौन सा विषय लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से शिक्षा को दिशा देनी है, और किस तरह कौन से सपने पालने हैं। सब कुछ उसे ही तय करना है, क्यों कि वो लर्निंग के क्षेत्र में ऑटोनॉमस है, अधिगम के क्षेत्र में ऑटोनॉमस है। किस चीज का अधिगम करना है यह भी उसे ही तय करना है, कैसे अधिगम करना है यह भी उसे तय करना है, और उस निश्चित समय में सीमा में उसे करना है यह भी उसे करना है। यानी सारी की सारी जिम्मेदारी वह ओढ़ता हुआ चला आ रहा है, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं वह स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। तो इससे उसके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, यह भी एक उद्देश्य है। अगली बात, सृजनात्मकता का विकास। हर एक व्यक्ति में एक क्वालिटी ऐसी होती है कि अगर वो पकड़ में आ जाए और उस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करे तो वो एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल करता है। गांधी जी का अपना परिक्षेत्र था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना परिक्षेत्र था, खली का अपना परिक्षेत्र है, और ये एक दूसरे से चेंज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर भी उसकी सृजनात्मकता किस दिशा में है यह विद्यार्थी अपने आप खोज निकालेगा, अपने साथियों के साथ काम करते हुए, और उसका सृजनात्मकता का यह विकास निश्चित रूप से देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला जो उद्देश्य है वह है शैक्षिक दबाव में कमी। रिड्यूकेशन यानी रिड्यूस होंगे जो भी प्रेशर क्रिएट होते हैं, जो दूसरे के बताए हुए मार्गों की वजह से प्रेशर क्रिएट होते हैं, वह सारे के सारे रिड्यूस होंगे, सारे के सारे कम होंगे। और अगर जब ये एकेडमिक प्रेशर कम हो जाएगा, हम उसे इस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, अधिगम कराना चाह रहे हैं, वह इस तरह से अधिगम करना चाह रहा है, तो जो बालक है वो किस तरह से चाह रहा है उसी से ही वो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा। तो ये जो रिड्यूसमेंट होगा एकेडमिक प्रेशर का, यह ज्ञान के परिक्षेत्र को बहुत विकसित कर देगा। और विद्यार्थी जब फेलियर कर जाएगा उसमें, मान लीजिए जो तरीका उसने चुना था उस तरीके से उसे फिर अधिगम प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति वो विचार करेगा कि जो गुरुजी कह रहे थे या जो पुस्तकों में लिखा है उन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, और वो एक ऐसा तलाश लेगा जिससे कि आगे फिर वह और अधिगम कर सकेगा। तो अभी हमने बात की शिक्षार्थी स्वायत्तता के उद्देश्य पर, और शिक्षार्थी स्वायत्तता के उद्देश्यों के 8 पॉइंट आपके साथ शेयर किए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। अब हम बात करने जा रहे हैं शिक्षार्थी स्वायत्तता व शिक्षा के अंगों पर, लर्नर्स ऑटोनॉमी एंड पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, या फिर लर्नर्स ऑटोनॉमी का जो है इम्पैक्ट क्या होगा एजुकेशन के पार्ट्स पर। वो जो 5 अंग हैं, विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, इन सब पर क्या इम्पैक्ट आएगा, यह चीज देखने लायक है। और मैं समझ रहा हूं कि सारी चीज को समझने के लिए इस भाग को समझना बहुत आवश्यक है, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि कैसे शैक्षिक स्वायत्तता स्थायी बनेगी, कैसे शैक्षिक स्वायत्तता को हम दिशा दे पाएंगे। तो परिवर्तन आप देख रहे हैं लगातार हो रहे हैं, और यह एक परिवर्तन ही है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। शिक्षा जगत को क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करना होगा, और शिक्षा के समस्त अंगों को बदलते परिदृश्य के अनुसार शिक्षार्थी स्वायत्तता के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा।
डेविड लिटिल एक बहुत बड़े विचारक हुए। उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी इज इसेंशियली ए मैटर ऑफ द लर्नर्स साइकोलॉजिकल रिलेशन टू द प्रोसेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग। मतलब स्वायत्तता अनिवार्य रूप से सीखने की प्रक्रिया और सामग्री के लिए शिक्षार्थी के मनोवैज्ञानिक संबंध का मामला है। आप देखिए, हम कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, यहां पर हम उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात कर रहे हैं, और जब वह उसके मानस से होकर के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो वो चीजें बहुत सामान्य हो जाएंगी। आज हमें जो क्रांतिकारी लग रही है, जो एक विशिष्ट लग रही है, वह सब सामान्य हो जाएगा और अपने आप विद्यार्थी अपने निर्णय लेगा, अपने आप चुनेगा, उसमें उस तरह की क्षमताएं आ जाएंगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि सारे के सारे अंग भी अपने आप को उसी के हिसाब से चेंज करने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम व शिक्षार्थी साक्षरता अंगों में कौन से, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम ले रहे हैं, सिलेबस ले रहे हैं। तो पाठ्यक्रम इस तरह का हो जिसमें विद्यार्थी को काफी कुछ करने को मिले। चैप्टर सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर रटना ये चीज ना हो, उसमें एक्टिविटीज हो जिसे विद्यार्थी करे, उसमें कुछ स्थान छूटे हुए हों जहां पर यह हो कि ऐसी स्थिति के बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग लिखेंगे, उनकी क्रिएटिविटी, उनका मस्तिष्क क्रियाशील होगा। तो पाठ्यक्रम पुराने परंपरागत ना हो जिसमें कि हमें कुछ निश्चित चीजें दे दी जाती हैं और उसके बाद उसको रटवा दिया जाता है, फिर उस रटे हुए की रटने की शक्ति की परीक्षा ले ली जाती है। ये चीज गलत है और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी गलत है। तो हमें पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा चेंज लाना होगा। सामान्य बात नहीं है ये, क्योंकि विषय केवल एक नहीं होता, बहुत सारे पाठ्यक्रम है और सारे पाठ्यक्रम को इस स्वरूप में ढालना अपने आप में कठिन और दुष्कर कार्य है, लेकिन करना तो होगा ही। और ये जो बार बार किताबें बेचने की प्रक्रिया ये खत्म होनी चाहिए। एक बार जो नीति बने वो दीर्घ काल तक चले। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव ना हो, जो बदलाव हो बहुत सोच समझ के किए जाएं और लंबे काल के लिए किए जाएं, और उनके रिजल्ट्स आने लगे तब तक हमें उसका इंतजार भी करना चाहिए। तो आवश्यकता है कि हम जो पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए बनाएं। अगली बात, शिक्षक व शिक्षार्थी स्वायत्तता। शिक्षक कैसा हो जिससे कि ये ऑटोनोमस वाला जो कॉन्सेप्ट है यह जमीन पा सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें मैच्योरेशन होना चाहिए। अध्यापक जो हो मैच्योर हो, वो परिपक्व हो, उसके दिमाग में हमेशा यह बात घूमे कि हाँ, हमें ऑटोनोमस स्टूडेंट शिक्षार्थी स्वायत्तता को ध्यान में रख करके सारी बातें करनी है। और ऐसी स्थिति में वह छोटे छोटे दम्भ पाल करके न बैठ जाए। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपनी परिपक्वता का परिचय दे, विद्यार्थी इस बात को महसूस करे और वो ये सोचे कि हाँ, मुझे भी आने वाले समय में इस तरह से परिपक्व होना है। तो यह क्वालिटी होनी चाहिए अध्यापक में। दूसरी बात, शिक्षार्थी स्वायत्तता के हिसाब से उसमें गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उसका होना चाहिए। थोड़ी सी देर में चाय की तरह उफान ना आ जाए कि बहुत अधिक क्रोध में उबल जाए। जब उसका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन कर पाएगा, और परिस्थितियों से समायोजन कर पाएगा इसका मतलब जो हमारी लर्नर्स ऑटोनॉमी की थ्योरी है इसको वो पोषण दे पाएगा, विद्यार्थियों को दिशा दे पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आज के अध्यापक में गुड मेंटल हेल्थ की क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य उसका होना ही चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह है विल पावर। ये आत्मशक्ति बहुत जरूरी है कि कभी कभी देखते हुए करे वांछित उद्देश्य नहीं मिल रहा है, बहुत जल्दी बौखला गए, भाग लिए, पलायन कर गए, ये तरीका नहीं चलेगा। अध्यापक को अच्छी विल पावर वाला होना चाहिए, और जब उसके पास विल पावर होगी तो वो कर लेगा, वो इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और इसके परिणाम समाज को मिलने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी अध्यापक को, जो भी अध्यापक विद्यार्थी के संपर्क में आए, वो गुड मोटिवेटर होने चाहिए, अच्छे प्रेरक होने चाहिए, उनके अंदर सकारात्मकता कूट कूट करके भरी हो, तब विद्यार्थियों को सही दिशा मिलेगी और ये लर्नर्स ऑटोनॉमी का जो हमारी अवधारणा है ये बहुत मजबूत हो पाएगी। कई जगह ऐसा होता है कि बहुत अधिक मेहनत की जगह टैक्ट से काम करने से काम चल जाता है। इसलिए एक क्वालिटी और होनी चाहिए अध्यापक में कि वो टैक्टफुल हो,
कि किस तरीके से काम निकालेगा, कहाँ एक्शन रिसर्च की आवश्यकता है, कहाँ होम असाइनमेंट देने की आवश्यकता है, कहाँ किस तरह का कार्य करने की आवश्यकता है, कहाँ किस तरह का ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, कहाँ अंदर से इनकरेज करने की आवश्यकता है। वो टैक्टफुली सब कुछ कर रहा है और ध्यान में उसकी केवल एक ही बात रहे, लर्नर्स ऑटोनॉमी, शिक्षार्थी की स्वायत्तता के साथ कोई समझौता ना हो। तो आप देखिए कि इसकी अवधारणा और पुष्ट हो जाएगी। तो इसमें इस तरह के चेंजेस लाने होंगे। अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जस्वी होना चाहिए। अगर अध्यापक ही ऊर्जस्वी नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम आने वाली नस्लें ऊर्जस्वी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसे बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए और साथ साथ सारे समाज को, सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल अध्यापन कार्य करे, उसे उसके लिए इतना मिले कि उसे दूसरे कार्य न करने पड़े। आज की परिस्थिति क्या है भारत की खास करके, कि यहाँ पर 20% सरकारी विद्यालय हैं जिनमें अच्छा खासा वेतनमान मिल रहा है और 80% जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वहां पर अध्यापक विवश है कि बाकी समय में कुछ और कार्य करे, किसी तरह से परिवार की व्यवस्था तो करनी है। अगर ऐसा हुआ तो काम नहीं चलेगा, तो ये हमें मुंह चढ़ाता हुआ लगेगा। इसलिए फुल्ली एनर्जेटिक रखने के लिए समाज और शासन की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको मुक्त कर दें, उससे और तमाम चिंताओं से मुक्त करें, वो पूरी तरह से ध्यान उसी पर ही दे पाए, आपके बच्चों के निर्माण के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, आने वाले देश के निर्माण के लिए। और यह तभी हो पाएगा जब समाज और राष्ट्र भी इसकी जिम्मेदारी समझेगा। अगली बात, ये कुछ क्वालिटीज हुई, ये होनी चाहिए शिक्षक में। अब शिक्षार्थी व शिक्षार्थी स्वायत्तता, यानी जो लर्नर है वो खुद इस बात को समझे कि उसमें भी कुछ क्वालिटी होंगी, तभी वह शिक्षार्थी स्वायत्तता का लाभ उठा पाएगा। आज की तरह की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, विद्यालय आ ही नहीं रहे हैं, 20 दिन नहीं आ रहे हैं और सरकार को व्यवस्था करनी पड़ रही है कि आप आइए, थंब इम्प्रेशन दीजिए, 75% नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा, 80% नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इस तरह की बातें, इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास करना पड़ रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वह इस शिक्षार्थी स्वायत्तता का आनंद ले पाएगा, तभी वो उसी हिसाब से परिपक्व हो पाए। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए विद्यार्थी में, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट है, STUDENT, उसी क्रम में बता रहा हूँ, ये कहीं किसी पुस्तक में आया था और बहुत ही अच्छा था कि S फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंट, वह सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वासी हो कि हाँ ऐसा होगा, ये उद्देश्य अचीव होगा, और इसको लेकर के जब कोई कार्य करता है तो आधा मैदान तो वैसे ही फतह कर लेता है। तो उसमें विद्यार्थी में जो लर्नर ऑटोनॉमस होना चाह रहा है उसमें आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। T फॉर ट्रस्टफुल, वह विश्वासी हो, विश्वास करने लायक हो। ऐसा ना हो कि उसमें पलायनवादी स्थिति हो और उसने इस तरह के कृत्य किए हों कि उस पर विश्वास ही न किया जा सके। तो अपने आप को ट्रस्टफुल बनाने के लिए, वर्दी यानी कि योग्य बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ट्रस्टफुल की क्वालिटी उसकी झलके और सारे उसके सहपाठी उस पर विश्वास कर सकें, उसके अध्यापक उस पर विश्वास कर सकें, उसके संस्थान उस पर विश्वास कर सके और वो खुद अपने ऊपर विश्वास कर सके। तो ट्रस्टफुल होने की क्वालिटी जरूरी है। STU, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वह उसकी समझ के लिए जिज्ञासु हो, और जब वो तत्पर होगा तब और सही ढंग से उसको समझेगा। तो अगर उसने उसे सही ढंग से समझाया तो क्रियान्वयन भी अच्छी तरह से होगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग उसकी विकसित हो जाए और वह उसको उसी परिप्रेक्ष्य में समझ पाए जिस परिप्रेक्ष्य में कोई बात रखी गई। अगली बात, डिसिप्लिन, मैंने यहाँ पर अनुशासन को अलग से व्याख्यात नहीं किया इस वजह से, क्योंकि वह उसका गुण होना चाहिए। उसे कोई कहे नहीं कि आप गणवेश धारण करिए तब विद्यालय जाइए, आप निश्चित समय पर विद्यालय जाइए, आप इस समय ये पढ़िए, ऐसा डिवीजन कीजिए, ये ऐसा क्लासिफिकेशन कीजिए, दिन के 86,400 सेकेंड्स को बांट लीजिए और अलग अलग समय में अलग अलग चीज करते, ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वो सेल्फ डिसिप्लिन हो। जब वो डिसिप्लिन होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप उसको मिल जाएंगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, और बहुत सारे लोग उसका अनुसरण करते हुए पाए जाएंगे। तो डिसिप्लिन होना यह वक्त की जरूरत है और बहुत आवश्यक है लर्नर्स ऑटोनॉमी के लिए।
अगली बात, STUDE, ई फॉर एनर्जेटिक। वह एनर्जेटिक हो, ऊर्जस्वी हो। ऊर्जस्वी जब होता है तो उसमें ऊपर के गुण खुद ही आ जाते हैं, और उस ऊर्जा से युक्त रहने के लिए उसे प्राणायाम, व्यायाम, कसरत, ये सारी चीजें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होती है। अच्छा भोजन, समय पर भोजन, समय पर निद्रा, यह सब बहुत आवश्यक है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, गीता में भी आया। तो उसे एनर्जेटिक बने रहने के सारे प्रयास करने होंगे। अब इसके बाद आता है एन। एन मतलब नॉर्म्स फॉलोअर। दूसरे आप कह सकते हैं कि वो नोबल सोल होना चाहिए। जब वो नॉर्म्स का अनुपालन करने वाला होगा अपने आप, बिना इफ एंड बट के, और नॉर्म्स बनते वक्त वो तमाम प्रतिक्रियाएं करेगा, लेकिन जब वो स्थापित हो गए तब फिर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। तो नॉर्म्स फॉलोअर होना यह भी उसकी एक क्वालिटी है। अगली बात टी। टी मतलब थॉटफुल, विचारक होना चाहिए, चिंतक होना चाहिए, भविष्य दृष्टा होना चाहिए। और अगर ऐसा हो पाएगा स्टूडेंट, तो आप ये समझिए कि इस लर्नर्स ऑटोनॉमी के, शिक्षार्थी स्वायत्तता के वो फायदे देश को देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आज देश ने सोचा भी नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा आकाश है, बहुत बड़ा ज्ञान आकाश। आप समझिए हम समुद्र में से एक बूंद ला करके चम्मच में दिखा करके ये नहीं कह सकते ये समुद्र है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। तो हम नहीं कह सकते अभी क्या क्या हो जाएगा, लेकिन अगर वो थॉटफुल है, विचारक है, आगे की सोचता है, तो आगे प्रेडिक्शन उसके सही होंगे और बहुत बड़े परिक्षेत्र से वो जुड़ेगा। तो स्टूडेंट्स को इन क्वालिटीज को रखना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं जो मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं इस लर्नर्स ऑटोनॉमी के परिक्षेत्र में, और यह अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए टिप्पणी के रूप में आता है तो यह भी हो सकता है कि शिक्षा के जो अंग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो लर्नर्स ऑटोनॉमी की अवधारणा है उसका शिक्षा के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, कौन सी चीजें, कौन सी शिक्षण विधियां आप जो है उसमें से लेना चाहेंगे। तो अब हम विचार करते हैं शिक्षण विधि व शिक्षार्थी स्वायत्तता, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्नर ऑटोनॉमी। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन से मेथड्स अपनाए जाए। अब इन मेथड्स का एक लंबा क्रम हो सकता है, मैं 10-12 देने का प्रयास करूंगा यहां पर। एक क्या होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, प्रदर्शन विधि जिसे आप कहते हैं। जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे, तो उसके बारे में उसकी जानकारी ज्यादा अच्छी होगी। अगर हम सैद्धांतिक रूप से बता देंगे तो उसके बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अपनाया जाना चाहिए, और इससे क्या होगा, जब वह उसका आत्मविश्वास होगा, सब कुछ अपने आप विकसित होगा, क्योंकि उसने उस चीज को वास्तव में देखा है और आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने उसको दिखाया। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसके हिसाब से, लर्नर्स ऑटोनॉमी के हिसाब से वक्ती मांग है, आज की आवश्यकता है। दूसरी कौन सा तरीका होना चाहिए, डिस्कशन, खुला डिस्कशन हो, विचार विमर्श विधि हो। उसमें गुरुजी अपने आप को विशेष न समझे, उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा, विद्यार्थी के स्तर पर, और विद्यार्थियों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, और उस डिस्कशन को कहीं किसी निर्णय तक पहुंचाना होगा। तो डिस्कशन मेथड जो विचार विमर्श विधि है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी विधि ग्रुप वर्क, उसमें टीम भावना कैसे विकसित की जाए। एक काम दे दीजिए और उनके ग्रुप्स बना दीजिए, उस ग्रुप को ये काम करने। जैसे आज कहा जाता है कि इस ग्रुप ने 3 ग्रुपों ने जीता, तो ग्रुप के हर सदस्य उससे मोटिव प्राप्त करता है, प्रेरणा प्राप्त करता है। तो वहां पर भी जब सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उनमें आपस में मिलकर काम करने की आदत की बात आ जाएगी। वो सीख जाएंगे कि कैसे मिलकर के काम किया जाता है, वो समझ जाएंगे कि आगे दुनिया में अलग अलग रहने से कुछ नहीं होना है, मिलजुल करके ही हमें उत्थान के तमाम कार्य करने हैं, और ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ग्रुप वर्क को एक मेथड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बात, गाइडेड लर्निंग, यानी मार्गदर्शित अधिगम। ऐसा नहीं हम पिछला सारा का सारा शून्य करते हुए चलेंगे, जो कुछ हमने सीखा है उसके आधार पर गाइड करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि अभाव में प्रभाव और कम समय में अधिक सीखा जा सके। और इसकी बहुत आवश्यकता है। जो विद्यार्थी सोचे कि हाँ इस क्षेत्र में अब कैसे किया जाए, जब वो परीक्षा करेगा, जब वो पूछेगा, उसका भी निदान हो, उसका भी समाधान हो। तो इस तरह से जब उसको मार्गदर्शित अधिगम मिलेगा तो निश्चित रूप से वह कम समय में अधिक सीख पाएगा। अगली एक बात कि कई बातें जब तक हम खुद उस स्थिति में नहीं होते हम नहीं समझ पाते। जिस तरह से लोग कहते हैं अरे तुम क्या जानो पिता के बारे में, जब पिता बनोगे तब जानोगे, जब माँ बनोगी तब जानोगे। इस तरह की जो हम बात करते हैं
तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उतारा जा सकता है? उसका हम रोल प्ले कर सकते हैं, उसका ड्रामा कर सकते हैं, उन रोल्स को उसे दिया जा सकता है, और जब वो उसको अभिनीत करेगा तो उस कैरेक्टर में वो घुस जाएगा, उस कैरेक्टर में घुस जाएगा। तो जो अभी जी रहा है, जो उससे अलग भी एक कैरेक्टर जिएगा, और जो सामने देख रहे होंगे वह भी उस कैरेक्टर में जब घुसेंगे, तब आप समझिए पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और हम नए परिक्षेत्र से जुड़ जाएंगे, ज्ञान के नए परिक्षेत्र से, नए आकाश से जुड़ करके नई चीजें सीख पाएंगे। तो रोल पे मेथड को अपनाना भी बहुत आवश्यक होगा। अगली बात कि होमवर्क हम दें, और अगर आवश्यक ना हो तो सिमिलर न दें, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। आप देखिए, बच्चे करके लाएंगे, उन्हें शाबाशी मिले, उन्हें उसके लिए बधाई मिले, उन्हें मोटिव्स प्राप्त हों, तो निश्चित रूप से वो ऐसे खेल खेल में करके लाएंगे। अगली बात, इंडिविजुअल असाइनमेंट। जो वैयक्तिक भिन्नता है उसके हिसाब से ही नियत कार्य दिया जाना चाहिए। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सबको एक जैसा क्लिष्ट न दिया जाए। पहले सोच लिया जाए कि हाँ, इसको हमें उठाना तो है, लेकिन उसे सरल से कठिन की ओर लेके चला जाए। जो बच्चे कर सकते हैं उनको उस तरह का कार्य दे दिया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि हम इंडिविजुअल असाइनमेंट उसकी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर। और कौन सी विधि हो सकती है? और होती है डिबेट, बहस, उनके बीच खुली बहस हो, जैसे पहले समय में शास्त्रार्थ कहा जाता था। उस डिबेट की, उस वाद विवाद की आवश्यकता है। उसके पक्ष और विपक्ष की जब विवेचना होगी तब निकल करके आएगा कि कंक्लूजन क्या होगा। सिंथेसिस, एंटीथेसिस है ना, थीसिस, एंटीथेसिस, और उसके बाद में सिंथेसिस वाली स्थिति बन जाएगी डिबेट से। तो डिबेट बहुत आवश्यक, और विषयों को इस तरह से बना दिया जाए जिससे कि वो वाद विवाद लायक हो जाए। अगली बात, प्रैक्टिकल वर्क। सैद्धांतिकता का जमाना मुझे लग रहा है कि जा रहा है। हमें बेस के रूप में पता तो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसे तैयार करना है, इसलिए प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए और उसमें उसके ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल वर्क जब वो करेगा तो उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो स्वतः उसको याद रह जाएगा, और ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप खुद देखिए कि जब हम प्रैक्टिकली कोई कार्य करते हैं, हमने तैरना सीखा हुआ तो हम तैर सकते हैं। अब उसे याद थोड़ी करना पड़ता है। बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो वो जब सीखे तब सीखे, प्रैक्टिकली कार्य किया और सीख गए, उसका उसे रटना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल वर्क करें, इस विधि का इस्तेमाल करें। अगली बात, प्रोजेक्ट मेथड। विद्यार्थी को नियत समय में, नियत सीमा में कार्य करके लाने के लिए उसका मनपसंद विषय जो कि उसके द्वारा छाटा गया है, ऐसा प्रोजेक्ट दें, तो उससे भी अधिगम का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और लर्नर्स ऑटोनॉमी के क्षेत्र में समझिए जगमगाहट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं? लर्निंग बाय ट्रैवलिंग। हम यात्रा के द्वारा, भ्रमण के द्वारा उन्हें सिखाएं। जब हम भ्रमण पे ले जाएंगे तो चीज़ों को नज़दीक से देखेंगे, समझेंगे, और कहीं भी किसी तरह की बात आने पर वो उसे सही ढंग से अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, मैंने ऐसा देखा था, मैं वहां पर गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसे किताबें नहीं सिखा सकती, इसे रट करके नहीं सीखा जा सकता, ये वहां जाकर के ही सीखा जा सकता है। तो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए टूर, पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए ऐसा भ्रमण, और ट्रैवलिंग के द्वारा सीखना, ये एक विधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए इस ऑटोनोमस व्यवस्था के लिए। अगली बात, पीयर ग्रुप वर्क। पीयर ग्रुप वर्क मतलब जो समकक्ष उसके साथी हैं उनके ग्रुप्स बनाए जाएं, पसंदीदा ग्रुप भी बनाए जाएं और रैंडमली भी बनाए जाए, जिससे कि सबके साथ काम करने की आदत का विकास हो जाए। और इस विधि का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने 12-13 विधियों को आपके सामने रखा है। इन विधियों का इस्तेमाल हमें करना इसी तरीके से है जिसमें कि लर्नर्स ऑटोनॉमी यानी कि शिक्षार्थी स्वायत्तता सर्वोपरि रहे, और यही विधियां हमें हमारे उद्देश्यों को दिलाएंगी। कुछ और विधियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल इतनी ही विधियां होंगी, और विधियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन विधियों की तलाश भी हमारे माध्यम से की जानी चाहिए। और जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों को पाएंगे। अब एक और है कि विद्यालय कैसा हो। विद्यालय में उसे जिम्मेदारी दी जाए और विद्यालय उसको सिखाएं जिम्मेदार बनना। जैसे मान लीजिए CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है,
तो वो उसका क्लास का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एक व्यक्ति के गुण में विकास हो रहा है। अब वो क्या करे कि डाइवर्सिफाइड कर दे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके व्यवस्था को बनाए। भाई इन पौधों की जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ से निकलते वक्त लाइट को बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है, और इससे बदलते जाएं बच्चे। बोर्ड को साफ करने की जिम्मेदारी ये आपकी है। यानी ये लगे कि विद्यालय एक अलग जगह नहीं है, बल्कि हमारा अपना घर है। उसकी साज सज्जा से लेकर उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है तो उससे विद्यार्थी के द्वारा ही सब कुछ किया जाना। अध्यापक वहां पर जाकर के अपना हस्तक्षेप न करे, खड़ा रहे देख ले कोई बात नहीं, लेकिन विद्यार्थी को करने दे कि विद्यार्थी कैसे करना चाहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी झलकेगी। कुछ नई बातें ऐसी होंगी जो कि हमें यानी अध्यापकों को भी नहीं पता होंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इन विधियों का इस्तेमाल करें और विद्यालय को ऐसा बनाएं कि विद्यालय उसे अपने घर जैसा लगे और वह उसके साथ बड़ा सामान्य सा सहज सा फील कर सके। अब ये सारा का सारा जो विवेचन किया है ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम शिक्षार्थी स्वायत्तता की बात करते हैं, समस्त शिक्षा जगत की शिक्षार्थी स्वायत्तता के हिसाब से स्वयं को परिवर्तित करना होगा। थोड़े बहुत तो नहीं, पूरे शिक्षा जगत को अपने आप को चेंज करना होगा शिक्षार्थी स्वायत्तता के हिसाब से। आपको एक घटना बताता हूं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा कि द बॉयज वर इनकरेज्ड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड टू इलेक्ट देयर ओन जज। इफ एनी पनिशमेंट वाज टू बी गिवन, आई नेवर पनिश्ड देम माई सेल्फ। हिंदी में इसका मतलब हुआ, लड़कों को अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और यदि कोई सजा दी जानी थी तो अपने स्वयं के न्यायाधीश का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मैंने उन्हें स्वयं कभी दंडित नहीं किया। यानी कि संपूर्ण व्यवस्था वही कर रहे हैं और स्वयं ही गलती होने पर अपने लिए न्यायाधीश भी चुन रहे हैं, और फिर न्यायाधीश जो कह रहा है उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनमें अपनी क्वालिटी का विकास हो जाएगा कि हाँ, जिम्मेदार भी हम हैं, प्रबंधन भी हमें करना है, व्यवस्था भी हमें संभालनी है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस अवधारणा द्वारा शिक्षार्थी सशक्तिकरण का नया अध्याय हेतु शिक्षा जगत को तैयार रहना होगा। शिक्षार्थी को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में ही शिक्षक व शिक्षा जगत की खुशी भी तो छुपी है। हमें भी तो वो आकाश मिल जाएगा जो हम अपने विद्यार्थियों से चाहते हैं। निश्चित रूप से आपको लर्नर्स ऑटोनॉमी शिक्षार्थी स्वायत्तता अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी बातें इस तरह की शेयर होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।